चलिए, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलो, कल का पेपर कैसा हुआ? बढ़िया। देखा पेपर में आपको क्या आया है? क्या आया तुमको? पेपर अच्छा था। पेपर आपके पेपर आपके स्तर का था, जितना स्तर आपके परीक्षा का होना चाहिए उस स्तर का प्रश्न पत्र था कल। जो लोग नहीं आए हैं कोई बात नहीं, वो नहीं आए, पेपर कॉपी करवा लीजिएगा, पेपर कॉपी करवा लीजिएगा। देखिएगा एक बार, अभी अपन ने नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा तनाव नहीं लेना है आपको। और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने पढ़ लिया था एटलीस्ट उनको तो पेपर करना चाहिए था। बढ़िया है ना? पटेल आए नहीं थे कल, क्यों? इज देयर समथिंग इम्पॉर्टेंट? गाँव में कोई महत्वपूर्ण, क्या कोई विशेष व्यक्ति जो हमारी प्रतीक्षा का देख रहा हो कब से? नहीं? तो फिर क्या है ऐसा? टेस्ट तो देना चाहिए ना, ज़रूरी है। हमारा वास्तविक मूल्यांकन तो वही है, क्यों साक्षी जी? हमने पढ़ लिया तो हमको कर देना चाहिए ना। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, चलो उनसे तो मैं क्या ही उम्मीद करूं भाई। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको तो क्या ही कहूं, पर एटलीस्ट जिन्होंने पढ़ लिया उनको तो आना चाहिए, उनको तो देना चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग ज़्यादा आए और जिन्होंने पढ़ रखा वो लोग नहीं आए, क्योंकि उनको अपना आकलन पहले से पता था। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके पास कम से कम एक हथियार था कहने के लिए कि अरे नहीं पढ़ाया मास्टर तूने, नहीं आ रहा है हमको, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अब जिन्होंने पढ़ लिया वो तो अभी नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाया मास्टर, दिक्कत की बात है कि नहीं? वो तो ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए आपको आना चाहिए था, टेस्ट देना चाहिए था। और मैं जब भी आपको कहता हूँ कि पेपर मैंने बनाया, इसका मतलब आपको देना चाहिए, आपको देना ही है। अगर आपको वास्तव में अपना मूल्यांकन करना है तो मैं कह दूंगा कि पेपर मैंने नहीं बनाया जी, आज इस बार पेपर फिर भी दे लेना, तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि यार चलो, इसका मतलब प्रश्न कहीं से इधर उधर से उठा के मामला बनाया होगा बढ़िया तरीके से, ऐसा। लेकिन जब मैंने बनाया पेपर बढ़िया होगा, वो आपका वास्तविक मूल्यांकन है। बेतुके प्रश्न नहीं थे, बेतुके प्रश्न नहीं थे, प्रश्नों का स्तर बढ़िया था। और जिन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं उन लोगों के नोट्स देख लीजिएगा, उनमें से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा आपको। और 2, 5, 10 प्रश्न तो दिए ही इसलिए जाते हैं छोड़ने के लिए। हाँ, पेपर बनाने का एक्चुअली एक तरीका होता है। आप एक काम करिए, पहला तो कॉपी बंद कर दीजिए। खोलते ही क्यों हैं? जब खोलने का फायदा ही नहीं है तो क्यों खोलते हैं, है ना? चलिए, पहले तो ये बताइए आप मुझे, देखिए कुछ प्रश्न तो आपको लग रहे होंगे कि बहुत इजी आ गए, है ना? वो 10-15 प्रश्न आपको दिए ही इसलिए गए थे ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, गया बिना पढ़े ही 10 तो आए, अगली बार आप आओ पेपर देने, है ना? कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपको थोड़ा सा फोकस करना था, आप इजी कर पाते। कुछ प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट थे और कुछ प्रश्न वास्तव में डिफिकल्ट थे, और कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे जो आपको करने नहीं थे। जो नहीं आता है उसको छेड़ना ही गुनाह है या नहीं? जो अपना नहीं है उधर जाना पाप है। कभी पड़ोसी के घर घुस गए जबरदस्ती? नहीं ना, तो फिर जो है ही नहीं अपना तो उधर तो जाना ही नहीं है, बेईमानी है। जो अपने को आ ही नहीं रहा है वो तो आएगा भी नहीं, है ना? इसीलिए तनाव नहीं लेना, पेपर देना जरूरी था। चलिए फिर बात करते हैं। ये कुछ और आ गया यार आड़े की तरफ, देखो क्या है, कैनबरी हार्वेस्ट। मैंने तो कैनबरी फ्लेवर ही सुना है आज तक। चलिए आगे चलिए, हाँ सुनिए, चलिए तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? 1914 का कामा घाटा मारू, है ना? कॉपी बंदी होगी, वैसे किसी ने खोला नहीं होगा कॉपी, ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल तो। बताइए मुझे, 1909 का अधिनियम पढ़ा अपन ने और 1914 का कामा घाटा मारू का प्रकरण पढ़ा। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा एक बार, और मैं थोड़ा सा होम रूल, माफ़ करें, मुस्लिम लीग के बारे में बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो बंगाल विभाजन से ही स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? हाँ, अब आदमियों के मन में आ रहा है शुरू से ही पढ़ा दो, इतना चले गए तो 2-4 उनको क्यों छोड़ रहे हो? 3 बातें तो है, वही पढ़ा दो। उदारवादियों के तो 3 ही काम है, लोक सेवा आयोग और भारत परिषद अधिनियम और वेलबाई कमीशन, है कि नहीं? तो वो भी क्यों छोड़ रहे हो? वो भी ले ही लो आप, है ना? चलो, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। कब हुई? तारीख बीच में नहीं बोलेगा कोई, तारीख। 16 जुलाई कहाँ है? 19 जुलाई है।
तारीख पे तारीख, और हमको तारीख याद नहीं आ रही है, हैं? चलो, 19 जुलाई 1905 जैसे ही उन्होंने घोषणा की, डिक्लेरेशन किया, और हमने स्वदेशी व बहिष्कार मूवमेंट जो है वो चलाया। कब? 7 अगस्त 1905। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया? बंगाल विभाजन हो गया। ठीक बात है। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन के बारे में हमने बहुत बढ़िया रूपरेखा देखी। फिर आपको ध्यान देना है, जब हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं, थोड़ी सी थी, हाँ ठीक है, जब हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, दोनों प्रकार के लोग शामिल थे। अब हिंदू और मुस्लिमों को थोड़ा एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने दाव खेला मुस्लिम लीग के ऊपर, यानी मुसलमानों के ऊपर, और उनको हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की। और इसी कड़ी में, तेज रखिए थोड़ा, मेरे दिक्कत पड़ती है गले में, तो दरवाज़ा बंद कर दीजिए। हाँ चलिए सुनिए, तो मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करना था, और हिंदुओं को मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने के लिए एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे, क्या नाम है? आर्चबोल्ड, और एक मिंटो के निजी सचिव थे, क्या नाम है? डनलप स्मिथ। उन दोनों के प्रयासों से 36 मुसलमानों का एक दल जाकर मिलता है मिंटो से। कब? 1 अक्टूबर 1906 को। 1 अक्टूबर 1906 को किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। मामला तय हो जाता है, आप हमें वोटिंग राइट्स देंगे और हम आपके लिए एक अलग से दल बना देंगे, और उस दल को बनाने का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खां को। ठीक है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने आयोग बना, मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया, करना भी लाजमी था। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1909 का अधिनियम बनाया गया। ठीक बात। 1909 के अधिनियम में मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको 3 बातें समझाई थी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो 1909 का अधिनियम है किस समिति की रिपोर्ट पर बना? अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर बना। कब रखा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में? 17 फरवरी को। कब पास हुआ? 25 मई को। कब सिग्नेचर हुए? 15 नवंबर होना चाहिए, 15 नवंबर होना चाहिए, 17 नवंबर है, 15 लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चलो, तो कितना है? 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर को पास कर दिया, 1909 का एक्ट बन गया। मैंने कहा केंद्रीय व्यवस्थापिका जो थी उसकी संख्या में वृद्धि की गई। पहले कितने हुआ करते थे? 16 से बढ़ाकर 69 में से मनोनीत 9, उनमें से सरकारी 37, गैर सरकारी 23। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, फिर मैंने आपको कहा कि सबसे पहले संप्रदाय के आधार पर मत देने का अधिकार दिया गया, किसको? मुसलमानों को। और फिर मैंने आपको कहा कि जो परिषदें हुआ करती थी कार्यकारिणी, उनमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया। जो भारत परिषद हुआ करती थी उसमें कितने भारतीय? 2। और एक जो गवर्नर जनरल की हुआ करती थी उसमें, वो जो भारत परिषद थी उसमें कौन से 2 लोग? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, और उधर एसपी सिन्हा। 3 बातें देखी। फिर उसके बाद हम चले कामागाटा मारू। ठीक है, कामागाटा मारू एक क्या है? एक जापानी जहाज है। कनाडा में भारतीय लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी जो सीधे भारत से आ रहे थे, लेकिन जो वाया होकर आए उनको प्रवेश दे दिया। तो एक गुरुदत्त नामक व्यक्ति था जिसने एक जहाज किराए पर लिया। क्या नाम है? गुरुदत्त, पंजाबी व्यक्ति, जिसने एक जहाज किराए पर लिया। और उसमें कुल कितने यात्री ले जाने थे? 376। उसमें से 351 लोग सिख, 21 लोग पंजाबी मुस्लिम, और 4 लापता। तुमको मिले तो मुझे बताना, है ना? 4। चलो, आपको मिल गए? चलो, कल परीक्षा में याद आए होंगे चारों, है ना? हाँ, चलो अब देखो, सुनो। ठीक है, ये जहाज कहां से जा रहा था? हांगकांग, शंघाई, योकोहामा, वैंकूवर, है ना? वैंकूवर में जब ये पहुंचा जुलाई 1914 में, तो उसको प्रवेश नहीं दिया गया। तो वहां पर शोर कमेटी का गठन किया गया, तटीय समिति बनाई। कौन कौन थे? रहीम हुसैन, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह, है ना? इनके नेतृत्व में बनाया गया। अमेरिका में गदर पार्टी के लोगों ने, 4 लोग जो थे, उन्होंने वहां विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया। ठीक बात। अब इस जहाज को वहां से रवाना किया गया, कहां के लिए? कलकत्ता के लिए। कलकत्ता में कौन सा बंदरगाह? बुजबुज बंदरगाह। अच्छा, बजबज बंदरगाह ले जाया गया, और वहीं पर बजबज बंदरगाह में मुठभेड़ हुई, और उसमें कितने लोग मारे गए? 18 लोग मारे गए, और यह कहलाता है कामागाटा मारू प्रकरण। ठीक बात है, क्लियर है ये वाली बात? कॉपी खोल लो।
आगे आ जाओ, सुंदर से फोटो देख लो एक बार। फोटो दिख रहे हैं बढ़िया से? कौन ये कौन है मुच्छों में मस्त हैं? बाल गंगाधर तिलक, ये तिलक साहब हैं। और ये एनी बिसेंट, कौन है ये? एनी बिसेंट। हाँ, नीचे वाली भी यही है लेकिन बढ़िया कपड़ों में। हाँ देखो एकदम सही है। इधर भी देखो बढ़िया ही से। ये दोनों फोटो जो इधर एक में आ गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? होम रूल लीग, या फिर आप कह दो होम रूल आंदोलन। अब इसके पीछे की 2 या 3 बातें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, फिर हम आगे चलेंगे। देखो लिखा है इंडियन होम रूल मूवमेंट 1916 से 1918, दिख रहा है ऊपर द होम रूल मूवमेंट। ठीक है, एक्चुअली होम रूल आंदोलन के बारे में अब हमको पढ़ना है। और होम रूल आंदोलन कब का है तो आपको ध्यान देना है। होम रूल आंदोलन कब का है तो ध्यान देना है होम रूल आंदोलन जो है, ये होम रूल आंदोलन है 1916 का। पहले पूरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, है ना, काम की बात क्या है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और एक बार थोड़ी सी चीजें जो है एक बार उनको देखते हैं कि क्या है। सुनो पहले, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था सूरत की विभाजन के बाद। जब सूरत की फूट हुई, जब सूरत का विभाजन हुआ 1907 में, और उसके बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन सी धारा के तहत बताया था? क्या नहीं बताया था? क्या लिखवाया था फिर वहां? अच्छा, केवल यही लिखवाया? अच्छा, केवल बोला था, ठीक है, तो फिर आगे बताऊंगा, छोड़ दो। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। किसके आधार पर? राजद्रोह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। और राजद्रोह की धारा हुआ करती थी धारा 124 ए। क्या हुआ करती थी? धारा 124 ए, ये धारा हुआ करती थी राजद्रोह की। इसके आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया और इसी के आधार पर इनको कितने वर्षों की सजा हुई? 6 वर्षों की क्या सुनाई गई? इनको सजा सुनाई गई। किसको सुनाई गई? बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की क्या सुनाई गई? सजा। और इनको सजा स्वरूप गिरफ्तार करके कहां रखा गया? कहां रखा गया? मांडले जेल। और ये मांडले जेल कहां पड़ती है? बर्मा में। कहां पड़ती है? बर्मा में। 6 साल कब होंगे? 1914। इनको रिहा किया गया 16 जून वर्ष 1914। 16 जून वर्ष 1914। 16 जून वर्ष 1914 को इनको रिहा कर दिया गया। लगभग 6 साल जेल में रहने के बाद अब तिलक साहब के गुस्से में भी वो दम नहीं था। दम का मतलब गुस्से में भी वो पैनापन नहीं था, वो धार नहीं थी गुस्से में। अगर 6 साल जेल में रहने के बाद आदमी नरम हो ही जाता है। जेल अच्छे अच्छे लोगों को नरम कर देती है। बढ़िया जगह है, जाना चाहिए। अरे गांधी जी जैसे लोग गए यार, तुमको हा 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 करना सूझ रहा है? हैं? गांधी जी जैसे लोग गए, तिलक साहब लोग गए हैं जेल, हैं? अरे तुमको कि नहीं जाए, हम जाना एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कोई अपराध करके जाओ, जाओ घूमो, देख कर आओ। मैं तो गया हूं। अरे तुम जाओ, कभी मौका मिले अंडमान निकोबार जाओ, सेल्यूलर जेल देख कर आओ। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार, सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार की है। काला पानी की सजा सुनाते थे, वहीं भेजते थे। आपने उसका नाम सुना है? लॉर्ड मेयो का। मेयो 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 कॉलेज बनाया है, सबने सुना है? बटका भर लिया, याद है? हाँ। एक्चुअली लॉर्ड मेयो को घूमने का बड़ा शौक था, तो लॉर्ड मेयो क्या सब जगह घूमता था। तो वो सेल्यूलर जेल देखने गया अंडमान निकोबार में। वहां पर एक वहाबी आंदोलन का नेता था, शेर अफगान ऐसा करके नाम है उसका, शेर अफगान करके नेता था। यूं राक्षस जैसा आदमी, 6.5-7 फीट तो लंबा, और यूं डाकी, अनिल सर का दुगना, है ना, यूं डाकी टाइप का है। वो वहां सेल्यूलर जेल में ही था। तो उधर से रात को शाम का समय हो गया था, अब जेल जाना है और वहां से आना है, तो जहाज में जाया करते थे, पानी का जहाज में, क्योंकि अंडमान निकोबार में तो
अभी तक ट्रेन बनी नहीं है ना, तो ट्रेन रूट तो बना नहीं है, तो बनेगा जब कभी चले जाना, बाकी तो जहाज में ही जाना पड़ेगा। तो जहाज में जा रहे थे तो शाम हो गई, तो उसको लॉर्ड मेयो को कहा कि चलो चलते हैं, यहाँ मामला गड़बड़ है, रात को जानवर वानवर रहते हैं, लोग भी ऐसे, यहाँ काले पानी की सजा वालों को ही भेजा जाता है, इसका मतलब लोग सारे खूंखार होंगे। यार नहीं देख लेते हैं, आए हुए दोबारा कब मौका मिलेगा। उसको घूमने का बड़ा शौक था, तो देखने के लिए गया, जो शाम का समय था, 5-1 बज रही होगी। झाड़ियों में जैसे ही वो निकला, झाड़ियों के पास से अरे एक राक्षस जैसा आदमी आया, उसने पकड़ कर उसके गर्दन के बटका भर लिया, खून आए खूब सारे। अब उसको जैसे तैसे उसमें डाला, जहाज वहाज में लेकर आए, रास्ते में मर बुरा गया लॉर्ड मेयो। हाँ वही खत्म। तो सोचो लोगों के बटके में कितना जहर होता है। हाँ तो ध्यान रखा करो, तुम्हारा बटका नहीं भर ले गई हैं। तो सेल्यूलर जेल इसलिए भी भेजा जाता था लोगों को, क्योंकि वहां केवल उन्हीं लोगों को जो काले पानी की सजा सुनाते या बहुत खूंखार होते थे उनको भेजा जाता था। तो कभी जाओ तो वो जेल देखो, बढ़िया जेल है, ठीक है, वहां जाओ। अरे घूमने जाओ रे, और तो कैसे जाओ, आजकल तो वहां भेजते ही नहीं है भारतीय लोगों को। तुमको आजकल भेजेंगे तो भी कहां, तिहाड़ विहाड़ में जेल भेजेंगे, या पूना की यरवदा जेल में भेजेंगे, और कहां भेजेंगे। नहीं तो मेरे हिसाब से तुमको तो सेंट्रल वेंट्रल जेल में भी रख लेते हैं, आज उससे बाहर भी नहीं भेजते, यहाँ भी बढ़िया इलाज कर देते हैं लोग, है ना। तो ध्यान रख लेना। सुनो, 16 जून 1914 को जेल से रिहा हो गए कौन, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अब गंगाधर तिलक के स्वभाव में उतनी उग्रता नहीं थी, तो इन्होंने कहा यार नहीं, अब आंदोलन तो करना पड़ेगा, लेकिन आंदोलन बहुत शांत तरीके से करेंगे। और वो आंदोलन कौन सा है, होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, होम रूल आंदोलन। एक्चुअली होम रूल आंदोलन जो है ना, ये इंग्लिश वर्ड है। होम रूल, होम का मतलब, रूल का मतलब नियम, यानी शासन, हमारा शासन, ये कहलाता था स्वशासन। क्या है, और इसी को कहा जाता था स्वराज, हमारा राज्य, होम रूल, हमारा शासन, है ना। और आप लोगों ने तो सुना होगा बाल गंगाधर तिलक का तो एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज के ऊपर तो इन्होंने शुरू से बल दिया। तो होम रूल आंदोलन चलाने के पीछे रीजन यही था कि हम क्या करेंगे, हम भारत में हमारा शासन स्थापित करेंगे। और होम रूल आंदोलन जो है भारत में 2 तरह से चला, या 2 जगह पर प्रारंभ हुआ। एक तो चला कहां पर, पूना में, और एक चला कहां पर, आडियार में। कहां पर चला, आडियार कहां पर पड़ता है, मद्रास, और पूना कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। तो पूना में जो होम रूल आंदोलन चला, वो चलाने का श्रेय जाता है किसको, बाल गंगाधर तिलक को। और आडियार में जाता है किसको, एनी बिसेंट को जाता है। और यही कारण है कि यहां पर आपको 2 फोटो दिख रहे हैं, एक बाल गंगाधर तिलक का दिख रहा है और एक एनी बिसेंट का दिख रहा है, क्योंकि दोनों ने 2 होम रूल आंदोलन चलाए। एक ने चलाया कहां पर, महाराष्ट्र में, एक ने कहां चलाया, महाराष्ट्र में, और एक ने कहां चलाया, मद्रास में। दोनों जगह होम रूल आंदोलन चले, और दोनों ही होम रूल आंदोलन जो है 1916 में चले। इसलिए हम होम रूल आंदोलन कब पढ़ते हैं, 1916 पढ़ते हैं। फिर देखो एक और बात आगे, यहां लिखा है लखनऊ पैक्ट। आपको पता है ना, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है ना। और अगस्त डिक्लेरेशन, ये जो अगस्त घोषणा है 20 अगस्त 1917 की है। एक्चुअली यहां डेट नहीं लिखा, यहां केवल 1917 ही लिखा है ना, यह है 20 अगस्त 1917। क्या है ये, पहले उसको सुनो और समझो। लखनऊ समझौता तो बता चुका हूं, बता दिया लखनऊ समझौता 1916। 4 बातें बताई थी मैंने आपको, है ना। लखनऊ समझौते में 4 बातें बताई थी, याद है कौन कौन सी, तिलक और एनी बिसेंट के प्रयासों से गरम व नरम दल का मिलन, तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता, और 2 और बताई होगी ना। अच्छा 2 ही बताई थी क्या आपको, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। मैं लखनऊ समझौते में मैं 1-2 बातें आपको और बता देता हूं। ये 2 बातें तो आपको याद है ना। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, लखनऊ समझौता, ठीक है। लखनऊ समझौता कब का है, 1900। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा। 4 बातें हैं इस लखनऊ समझौते में जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का जो नरम और कैसा दल था,
गरम दल, इनका क्या हो गया, विलय हो गया। दोनों भाई वापस मिल गए, नरम दल और गरम दल। एक तो ये हुआ। एक आपको ध्यान रखना है, एक होता है कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का समझौता। कांग्रेस और लीग का क्या होता है, समझौता। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वैसे हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपको पता गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 में भारत आए। इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया। गांधी जी का पहला सार्वजनिक भाषण जो है वो यहीं पर है, फर्स्ट अपीयरेंस इनकी यहीं पर है, पहला सार्वजनिक भाषण। एक तो ये याद रखना। और एक और छोटी सी बात, हालांकि मैं आगे लिखवाऊंगा, अभी तो नहीं बताया लेकिन आगे लिखवाऊंगा। 1917 में गांधी जी कौन से आंदोलन में शामिल हुए? चंपारण में नील की खेती। तो वो जो नील की खेती चंपारण में की जा रही थी उसके बारे में जानकारी इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को देता है। राजकुमार शुक्ल किसके बारे में? चंपारण के बारे में। किससे बात करता है? गांधी जी से। चंपारण के बारे में मोहनदास करमचंद गांधी से मिला। ये चार बातें हैं इस 1916 के समझौते की। तो ये 1916 का जो समझौता है इसने होम रूल आंदोलन को और ज्यादा प्रखरता प्रदान की। क्यों? एक तो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल मिल गए, और यहां पर प्रयास किसने किए नरम दल और गरम दल को विलय करने में? तो एक तो है बाल गंगाधर तिलक और एक कौन है? एनी बेसेंट। तो दोनों भारत की स्थिति को समझते थे। और ये जो समझौता है, ये समझौता किसने करवाया? तिलक ने और जिन्ना ने। स्थिति ये भी बखूबी जानते थे। और यही कारण है कि लखनऊ समझौते का अपना बहुत बड़ा रोल है भारत की आजादी में, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, है ना। अब यहां पर जब नरम दल और गरम दल एक हो गए तो इनको एक मौका मिल गया कि यार क्यों ना वापस होकर एक कोई अहिंसात्मक आंदोलन चलाया जाए। तो दो होम रूल आंदोलन चले हैं वर्ष 1916 में। एक चला है महाराष्ट्र में और एक चला है मद्रास में। महाराष्ट्र में तिलक साहब का क्षेत्र हुआ करता था और आरडीआर थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र हुआ करता था। याद है, सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाना स्टार्ट किया, कांग्रेस का बैकग्राउंड समझाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहां था? आरडीआर में। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही जुड़ी हुई थी, तो मामला सब कुछ वहीं से चल रहा था। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट जो है, इस एनी बेसेंट का संबंध है कहां से? आरडीआर से। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तिलक साहब का, तो तिलक साहब का संबंध कहां से है? तो ध्यान रखना, पूना से। और पूना कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। बस ये दो है, बाकी तो फैक्चुअल डेटा है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चले आगे तो देख लेना, लिखा है द होम रूल मूवमेंट। ठीक है, चलिए 1870, ये तो कुछ और है, नाम इस लिखा है केवल। ठीक है, हाँ चलो, अब यहां कुछ और बताने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, ये डेट याद रख लेना है ना कभी बाई चांस, कि तिलक साहब को जेल से कब रिहा किया गया? 16 जून 1914 को। ठीक है, वहां लिखवाया होगा कि पिछली बार, या केवल सजा ही लिखवाई थी? तो आगे तिलक साहब को जब पढ़ाऊंगा तब लिखवाऊंगा। ठीक है, अब हेडिंग डालो आप, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। आज खानू नहीं आया क्या? कौन है? आपका नाम है? नहीं, अच्छा सुनो, देखो इधर एक चीज और है, अगस्त डिक्लेरेशन लिखा है, दिख रहा है ना। ये 1919 का जब अधिनियम मैं पढ़ाऊंगा मैं तब इसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली 1919 का जो अधिनियम बना उसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई थी, इसीलिए उसे अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। जब आगे पढ़ाऊंगा 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देन हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डालो, होम रूल आंदोलन वर्ष 1916। होम रूल आंदोलन वर्ष 1916। होम रूल आंदोलन वर्ष 1916। अब मुझे बताओ, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी और मैं आपको दोबारा से एक चीज बता रहा हूं कि अगर मैं आपसे यह कहूं
कि होम रूल आंदोलन के प्रारंभ होने के पीछे के कारण मुझे जानने हैं। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मुझे यह जानना है कि होम रूल आंदोलन के पीछे के कारण क्या है। ठीक है, तो हमको क्या करना है आप बताइए मैडम। बोर्ड दिख रहा है उधर से आपको? बराबर दिख रहा है? ठीक है, बताइए। मैंने आपसे कहा कि मुझे होम रूल आंदोलन के कारण जानने हैं। अब इधर आ जाइए ना, यहां क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? इधर जगह खाली है, एक बैग रखा हुआ है केवल, वहां आ जाइए। सोम, चलो। हाँ जी, नुक्कड़ नाटक, चलो चलिए। होम रूल आंदोलन, अच्छा मुझे कारण जानना है ना, जिज्ञासा। मान लीजिए किसी भी इवेंट के हमें कारण जानने, तो हमको क्या करना है? जो भी जितनी भी बातें हैं वो सारे कारण हैं। ये प्रैक्टिकल बात तो यही है ना। तो इससे पहले कि जो भी बात आपको याद आ रही है आप कारण में लिख सकते हो। जैसे ठीक है, चलो लिखो। सबसे पहले लिखो कारण। ये 1916 लिखा ना, 16 से 18, हाँ याद रखना। लिखो कारण। कारण, कारण में सबसे पहले तो ये लिखो ना कि होम रूल आंदोलन चलाया किसने? तिलक ने। तिलक ने अप्रैल 1916 में चलाया, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में चलाया। तो पहले किसका है? तिलक का। तो सबसे बड़ा रीजन तो होम रूल का यही है, तिलक का जेल से रिहाई। सबसे बड़ा कारण तो यही है, बाल गंगाधर तिलक की जेल से रिहाई। लिखो 16 जून 1914 को, 16 जून 1914 को, 16 जून 1914 को बाल गंगाधर तिलक की जेल से रिहाई 16 जून 1914 को बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है पहला कारण। दूसरा लिखो, इस समय क्या चल रहा था? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18। लिखो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। क्या चल रहा था इस समय? तो प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक अधिनियम बनाया गया था, एक एक्ट बनाया गया था, कौन सा? 1909। हम 1909 के एक्ट से भी सेटिस्फाई नहीं थे। एक कारण ये भी है, क्योंकि भाई अगर वो बढ़िया होता कानून तो फिर हम आंदोलन क्यों करते, है या नहीं? तो लिखिए सबसे पहले 1909 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम के प्रति असंतुष्टि। उन्नीस सौ नौ के अधिनियम के प्रति असंतुष्टि। ठीक है, तीन मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या क्या बातें लिखी अपन ने? तिलक साहब की जेल से रिहाई नंबर एक बात, दूसरी बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और तीसरी बात 1909 का जो अधिनियम था उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थे, हम बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, हमको और सुधार चाहिए थे, इसीलिए हमने स्वराज की बात कर ली, है ना? याद रखना। चले आगे। तो तीन बातें हैं और तीनों कारण आपको ध्यान रखने हैं, और कुछ भी नहीं है कारणों में। और आप देखोगे कि तीनों कारण 1916 से पहले के। ठीक है, चलो अब लिखो, अब लिखो होम रूल आंदोलन चल रहा है ना, दो ऐसे एरो, होम रूल आंदोलन लिखकर दो एरो बना दो, होम रूल आंदोलन लिख करके दो एरो बना दो।
होम रूल आंदोलन लिख करके 2 एरो बना दो। सबसे पहले लिखो, एक होम रूल आंदोलन किसका है? तिलक का होम रूल आंदोलन, तिलक का होम रूल। और एक किसका है? एनी बिसेंट का होम रूल। एनी बिसेंट का होम रूल, तिलक का होम रूल और एनी बिसेंट का होम रूल। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो तिलक साहब का होम रूल और एक एनी बिसेंट का होम रूल। ठीक है, चलिए, तिलक का होम रूल और एनी बिसेंट का होम रूल। ठीक है, तिलक साहब के वहां लिखिए लाइन ड्रॉप करके। सबसे पहले क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। तिलक साहब का कौन सा है? महाराष्ट्र, पूना महाराष्ट्र। तो लिखो पूना महाराष्ट्र। सबसे पहले लिखो पूना महाराष्ट्र, पूना महाराष्ट्र। ठीक है, एक बार इन्हीं के नीचे लिख लेते हैं 2-4 बातें। पूना महाराष्ट्र, फिर नीचे लिखिए 28 अप्रैल 1916 डेट लिखिए। वैसे ईयर, ये डेट कोई नहीं पूछता आप लोगों से, तो ज़्यादा डेट वगैरह पे ध्यान नहीं देना। बाई चांस कभी कुछ और पूछ ले मिलाने के लिए या ऐसी कोई बात तो देख लेना, है ना। 28 अप्रैल 1916। चलें आगे, फिर नीचे लिखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष लिखिए, अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? जोसेफ बैप्टिस्ता। जोसेफ बैप्टिस्ता, ठीक है, याद रखना, जोसेफ बैप्टिस्ता। जोसेफ बैप्टिस्ता, ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, जोसेफ बैप्टिस्ता। फिर लिखिए सचिव एन.सी. केलकर। सचिव एन.सी. केलकर, याद रखिएगा, एन.सी. केलकर। एन.सी. केलकर, सचिव कौन है? एन.सी. केलकर। ठीक है, प्रॉपर स्पेस दीजिएगा। उधर अपने को बिसेंट वाले में भी लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं कि लाइन चेप हो जो उधर जा पहुंचो तुम। ठीक है, तो याद रख लेना, पूना महाराष्ट्र में चला, 28 अप्रैल 1916 को चला। तिलक साहब अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ता बने, सचिव बनाया एन.सी. केलकर को। फिर लिखो मेंबर, सदस्य। सदस्य, फिर लिखो सदस्य। सदस्य के नाम लिखने ही पड़ेंगे जी, आप लिख नहीं पाओगे। सदस्य के नाम लिखिए जी.एस. खापर्डे। जी.एस. खापर्डे, जी.एस. खापर्डे, हाँ चलें। जी.एस. खापर्डे, वी.एस. मुंजे, वी.एस. मुंजे, वी.एस. मुंजे, जी.एस. खापर्डे, वी.एस. मुंजे, आर.पी. करंदीकर, आर.पी. करंदीकर, आर.पी. करंदीकर, नाम जोरदार है, आर.पी. करंदीकर, करंदीकर, खापर्डे मुंजे करंदीकर, याद रह जाएगा, ऐसे ही याद रखना है आपको। तो तिलक साहब का जो होम रूल था उसमें अध्यक्ष है जोसेफ बैप्टिस्ता, सचिव है एन.सी. केलकर, सदस्यों में याद रखना है खापर्डे मुंजे करंदीकर। ठीक है, नाम ये 3 ऐसे ही याद रखने हैं, पूरा नाम याद नहीं रहे, तनाव नहीं लेना अपने थोड़ा सा भी। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लोगों को पूरा नाम याद रहे। ठीक है, आपको केवल ये नाम याद रह जाएंगे, खूब है। कभी पूछ ले कौन होम रूल तिलक के होम रूल से संबंधित था या नहीं था, ध्यान रख लेना। तो खापर्डे मुंजे करंदीकर, अटपटे नाम तिलक साहब के। ठीक है, याद रख लेना, खापर्डे मुंजे करंदीकर। और जोसेफ बैप्टिस्ता अध्यक्ष है, एन.सी. केलकर सचिव है। ठीक है, लाइन ड्रॉप करिए और लिखिए स्थान। स्थान महाराष्ट्र, मतलब कहां कहां फैला ये महाराष्ट्र, लेकिन ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, बॉम्बे को छोड़कर। बॉम्बे में इनका प्रभाव नहीं था, बॉम्बे में एनी बिसेंट का प्रभाव था। अब बात थोड़ी
यूं खतरनाक वाली लगती है कि तिलक साहब महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में तिलक साहब का बढ़िया प्रभाव, तो बॉम्बे में क्यों नहीं था? बॉम्बे में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव था, इसीलिए एनी बिसेंट का प्रभाव था। और यही कारण है कि कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई। हाँ चलो, इसीलिए बॉम्बे में तिलक साहब का प्रभाव नहीं था। तो याद रखना, कभी पूछ ले तो हमको लगे कि यार बॉम्बे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र तो तिलक साहब का घर है तो उनका होना चाहिए, लेकिन नहीं है। लिख लो, महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत, मध्य प्रांत आदि, महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत आदि, महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत आदि। 3 याद रख लेना। वैसे बरार वाला एरिया भी था, लेकिन इतने नाम खूब है। बस बाल गंगाधर तिलक के बारे में और तिलक साहब के होम रूल के बारे में ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। पूना महाराष्ट्र इनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 28 अप्रैल 1916 को प्रारंभ हुआ। जोसेफ बैप्टिस्ता अध्यक्ष थे, एनसी केलकर सचिव थे, खापर्डे मुंजे करंदीकर सदस्य हैं, ठीक है। याद रखना, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत। लेकिन महाराष्ट्र में बॉम्बे वाला एरिया इनके प्रभाव में नहीं आता था, वो एनी बेसेंट के होम रूल में आता था, ठीक है, याद रखना। दूसरे एरो में लिखिए, आ जाओ इधर, दूसरे में आ जाओ। एनी बेसेंट का होम रूल, वही क्षेत्र का नाम क्या लिखोगे? आरडीआर मद्रास, आरडीआर मद्रास, आरडीआर मद्रास। डेट लिखो 3 सितंबर 1916, 3 सितंबर 1916, 1916, 3 सितंबर 1916। आगे चले, चलिए फिर लिखिए अध्यक्ष। उधर अध्यक्ष कौन था? जोसेफ बैप्टिस्ता। उधर तिलक साहब अध्यक्ष नहीं बने, इधर एनी बेसेंट खुद अध्यक्ष बनी। लिखो अध्यक्ष एनी बेसेंट। महासचिव, महासचिव रामास्वामी अय्यर, रामास्वामी अय्यर। सचिव में लिखो रामास्वामी अय्यर, रामास्वामी अय्यर। फिर क्या है? सदस्य लिखो, सदस्य में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, याद रह जाएगा। स्थान में लिखो, स्थान में लिखो, जो दक्षिण भारत के अपने स्थान है वो लिखो। दक्षिण भारत लिखो, दक्षिण भारत व दक्षिण भारत व बंगाल, बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे। दक्षिण भारत में मद्रास वाला जो एरिया है ना, साउथ इंडिया वाला, वो आ गया। उसके बाद बंगाल और बॉम्बे, ये याद रख लेना। चले, चलो 2 बातें और याद रखना एनी बेसेंट के बारे में, क्योंकि एनी बेसेंट आगे अपने आएगा नहीं। तिलक साहब तो आएंगे, पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं आएंगे। इनके बारे में 2 बातें याद रख लेना। इनके 2 समाचार पत्र हैं एनी बेसेंट के, एक जिसका नाम है कॉमनवेल्थ और एक जिसका नाम है न्यू इंडिया। याद रख लेना, लिखो समाचार पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, समाचार पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के, एनी बेसेंट के नीचे ही लिखना कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तिलक साहब के नहीं लिखवाए मैंने, क्योंकि केसरी और मराठा हैं तिलक साहब के। तिलक साहब की 2 किताबें हैं, मैंने वो भी नहीं लिखवाई, क्योंकि हम तिलक साहब आगे अलग से पढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, चलिए
आगे चले चले। ये अपना उग्रवादी चरण पूरा कंप्लीट है। अब अपने को पढ़ना गांधी जी। गांधी जी, अब एक बार होम रूल आंदोलन को पढ़ लीजिए जो आज पढ़ाया। एक बार थोड़ा सा होम रूल आंदोलन को देख लीजिए। होम रूल आंदोलन को देख लीजिए। चलो, महात्मा गांधी एक बार पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। कौन? साक्षी मैडम आप ही बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलो। स्वरूप प्रदान करना, हाँ। ये धरातलीय स्वरूप का मतलब, अरे भाई मान लीजिए कोई वादा किया है किसी ने आपसे। एक तो है कि केवल वादा किया, तो वादा करने का मतलब क्या है? ऑरली बोला है, बातें बस कह दी है जो। अरे एक बात होती है उसे निभाने की। निभाने का मतलब वास्तव में कुछ करना होता है। एक तो बातें और एक कुछ करना, ये दो अलग अलग बातें है या नहीं? दो अलग अलग चीजें। यानी एक तो आप सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हो और एक वास्तव में काम कर रहे हो। काम करने का मतलब होता है उसे वास्तव में धरातलीय स्वरूप प्रदान करना। जो पहले इन्होंने बात कही उसे वास्तविक स्थिति में लागू करना, यानी उन बातों को एक प्रकार से धरातलीय स्वरूप प्रदान करना। धरातलीय स्वरूप का मतलब होता है ताकि जो लोगों को नजर आए, दिखे। जैसे 1906 का जो मुस्लिम लीग बना, उसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या कहा? भाई हमें वोटिंग राइट्स नहीं है, अगर आप हमारे लिए वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं हमें, तो हम मुस्लिम लीग बना देंगे। वादा किया। अब मौका था कि उस किए गए वादे को निभाने का, तो 1909 के अधिनियम में उन्होंने वो प्रावधान लागू किया, तो लोगों को लगा, दिखा कि हाँ इन्होंने ये जो बातें की थी पहले उसको लागू किया। मतलब धरातलीय स्वरूप प्रदान किया, बताया है, वास्तव में उस चीज को अप्लाई किया, उसको कहते हैं धरातलीय स्वरूप या मूर्त रूप प्रदान करना, है या नहीं? ऐसे चलिए, जैसे समझिए, भगवान में विश्वास करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग? आधे लोगों के हाथ मुझे खड़े नहीं दिख रहे हैं, नीचे करिए। कौन नास्तिक है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, आप कंफ्यूजन में हैं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आज। नास्तिक कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, एक और दो, पर इतने लोगों ने, तुमने तो नास्तिक और आस्तिक का मतलब भी नहीं पता अभी तो आपको, बाकी तो और दूसरी बातें कूड़े में पटको। चलिए, नास्तिक और आस्तिक मैडम बताएंगे। नास्तिक, आस्तिक, ये गलत है। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। एक्चुअली हमने इसको गलत समझा है। एक्चुअली हमने इसको गलत समझा है, या हमको समझाया गलत है। आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये थोड़ी होता है कि भगवान के प्रति आस्था रखना आस्तिक और भगवान के प्रति आस्था नहीं रखना नास्तिक। ना, नहीं। आप किसी एक्सट्रीम पावर में बिलीव करते हैं, वो विश्वास है, लेकिन आप किताबों में, कर्मकांडों में, वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में विश्वास नहीं करते, वो नास्तिक है। ठीक बात है। लिखे गए बातों पे विश्वास नहीं करते। आप ये मानते हैं कि देश कोई चला रहा है, पृथ्वी को नहीं दिखता है कोई, लेकिन किताबें सही नहीं है, किताबें तो हमने लिखी है, क्या पता इसमें सही बात है कि नहीं, नहीं मानेंगे हम तो। ये नास्तिक है। भगवान को मानना नहीं मानना अलग चीज है, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। छोड़िए, सुनिए, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, एक्चुअली मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, आप लोग भगवान के मंदिर में जाते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना? मंदिर में जाते होंगे, दीपक वीपक भी जलाते होंगे, सारे लोग दिए जलाते हैं।
दीपक जलाते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो कहते सर आज तक कभी भगवान की अगरबत्ती नहीं लगाई, दीपक नहीं जलाया? कोई ऐसा व्यक्ति हो, हाथ खड़ा करो, बताओ ना, कभी नहीं लगाया? अच्छा, कितने लोग हैं जिनके मन में वास्तव में दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है भगवान के प्रति, जिनको शांति मिलती है वहां जाने से? हाथ नीचे करिए। जिन्होंने मंदिर में दीपक जलाया, खास तौर पर मंगलवार शनिवार को या और किसी दूसरे दिन कभी ना कभी जलाया है। हाँ, ऐसा ऐसा। अब आप लोगों का धर्म क्या पता कैसा है, आप लोगों का विश्वास क्या पता कैसा है, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन जो वास्तव में बहुत अच्छे वाले धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो देवता के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं, जो बहुत जबरदस्त वाले भक्त हैं, जो भगवान को एक बहुत ही अपर लेवल पर दर्जा मानते हैं अपने जीवन में, और ऐसे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के सामने रोज दिए जलाते हैं, रोज दीपक जलाते हैं। सुनिए, बहुत सारे लोग हैं खूब जलाते हैं अपनी आस्था प्रकट करने के लिए कि प्रभु सब कुछ दिया जो आपका ही है, इसलिए अपनी आस्था प्रकट करने के लिए। लेकिन कभी ऐसे लोगों के साथ अगर बुरा होता है, मान लीजिए ऐसे लोगों के साथ कभी बुरा होता है, या ऐसे लोगों के जीवन में एक कड़ी सी बंधी रहती है कि ये बुरी बात, ये घटना, ये घटना, ये घटना, ये घटना, ये घटना, ये घटना, तो वो व्यक्ति टूट सा जाता है। फिर उसको लगता है, उसकी आस्था थोड़ी सी डगमगा जाती है ना, आस्था जो है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। फिर वो लोग भगवान के सामने दीपक नहीं जलाते, भगवान के पीठ पीछे दीपक जलाते हैं। आप में से 90% लोगों ने आज तक ये भी नहीं देखा होगा। जो वास्तव में बहुत बढ़िया, जो श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति, एक्चुअली दीपक तो सामने जलाया जाता है, विश्वास का प्रतीक है या नहीं? लेकिन कभी आपकी बहुत ज़्यादा आस्था है किसी भगवान में, आप बहुत बढ़िया मानते हैं, लेकिन आपके साथ जीवन में बार बार बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा हो रहा है, तो फिर आप भगवान के प्रति अपना क्रोध प्रकट करने के लिए उनके पीछे की तरफ दीपक जलाते हैं। कहते हैं आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी आपकी नहीं मानूंगा, मैं भी आपके पीछे दीपक जलाऊंगा। मंदिर देखें, कभी देखें, परिक्रमा देखिए, प्रदक्षिणा पथ, मूर्ति के पीछे की तरफ एक ताक बनी होती है छोटी सी, देखिए लोग वहां दीपक जलाते हैं। हर व्यक्ति नहीं जलाता, वही व्यक्ति जलाता है जो भगवान को कोसता है, कहता है कि मेरी श्रद्धा अटूट होने पर भी आपने मेरा काम नहीं किया, तो जब तक काम नहीं करोगे तब तक पीठ पीछे दीपक जलाऊंगा, मैं भी आपके सामने दीपक नहीं जलाऊंगा। देखा है, आधे से ज्यादा लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ वो ताक देखी जो काली रहती है दीपक से, ऐ देखिए मंदिर के पीछे, ऐ देखी ना, सुना आज ही है, तो फिर कभी ऐसा सोचते कि वो ताक पीछे क्यों बनाई? अंधेरे के लिए, वो जो चक्कर काटते जो अंधेरे में दिख जाए उनको, तो वो अलग अलग जगह अलग। मैं दीपक की बात कर रहा हूं, मैं दीपक की बात कर रहा हूं। ये विश्वास है, ये मानना और नहीं मानना उस पर निर्भर करता है। ऐसा, अब सुनो, मैं एक्चुअली बात कुछ और कर रहा था यार, कहाँ चले गए अपन, या आस्था भगवान मेरे कहाँ खो गए अपन। सुनो, बात क्या चल रही थी? हाँ, तो पढ़ने के लिए बोला, तो पढ़ लिया होगा, फिर तो बंद करो, देंगे बंद करो। लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा आक्षेप लगाने से, तो हम तो फिर भी मानव हैं, है या नहीं? जब लोग भगवान के प्रति भी गुस्सा प्रकट कर सकते हैं, तो हमारे प्रति भी तो कर सकते हैं, है या नहीं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो घर गृहस्थी से आते हैं, जो सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, समाज में उनके परिवार का एक बहुत बढ़िया नाम है, बहुत बढ़िया स्टेटस है, समाज में उनकी स्थिति बहुत बढ़िया है ना? और आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, मुझे वैसे लगता नहीं है कि ऐसे लोग होंगे आप क्योंकि अभी आप लोग तो इनिशियल स्टेज पर, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया आप लोगों ने, जहां तक मैं आप लोगों के चेहरे ऑब्जर्व कर पाया हूं। कुछ 2-5 हो सकते हैं जिनके ऊपर दबाव हो सकता है समाज का, घर का, या बाहरी लोगों का, तानों का, प्रेशर का, और दूसरा किसी भी प्रकार से जिनके ऊपर दबाव हो सकता है। आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया कहानी सुनी होगी,
बहरे मेंढक वाली, बहरे मेंढक वाली सबने सुनी होगी ना? अरे नहीं सुनी? एक आध लोगों ने सुनी है। बढ़िया कहानी सुनाता हूं, सुनो। बहरे मेंढक वाली, ये आपको जीवन में हर बार याद रखनी है। अगर आपको सफल होना है तो ये बात मेरी हमेशा याद रखनी है। मेंढक समझते हैं? मेंढक, मेंढक कुएं का भी होता है, तालाब का भी होता है, नाली का भी होता है। हाँ, नालियों में भी मेंढक होते हैं, है ना? मेंढक। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे मेंढक थे, बहुत खूब कीचड़ में बहुत सारे मेंढक लथपथ हो रहे थे, बार बार फुदक रहे थे। कीचड़ इतना ज्यादा था जो बस जगह जगह पर कूद रहे थे। आगे नहीं जाया जाए, आगे जाए तो थोड़ा आगे जाए, फिर जंप लगाए तो फिसलन इतनी थी कि वो पीछे आ जाए। तो एक जंप मारे, दूसरा, तीसरा। आस पास में जो दूसरे मेंढक बैठे थे वो कह रहे थे, अरे नहीं होगा तेरे से, मत कर, आगे कीचड़ है, खूब पानी भरा है, नहीं जा सकता आगे, नहीं चढ़ सकता ऊपर, तेरे को इसी में रहना है, कीचड़ में ही नहीं जा सकता। खूब सारे लोगों ने कोशिश किया, वो रुक गए। उनकी बातें सुनकर सब रुक गए। एक मेंढक जो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था, उसको नहीं पता वो लोग क्या, वो बाहर वाले मेंढक क्या बोल रहे हैं। वो कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, थोड़ी थोड़ी जगह वो शिफ्ट होता रहा। ज्यादा लंबा छलांग नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह वो शिफ्ट होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। और खूब सारे प्रयास के बाद वो फाइनली दीवार चढ़ गया और उस कीचड़ से बाहर आ गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे परिवार, हमारे समाज में भी खूब सारे लोग हैं जो हमारे ऊपर ताना कसने के लिए, तंज कसने के लिए तैयार बैठे हैं, है या नहीं? कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये ऐसा, ये वैसा, ये फलान चंद जी, ये पूछड़ चंद जी, ये ऐसा है, ये वो है। खूब सारे लोग हैं ऐसा करने के लिए बैठे। हम जब तक बहरे नहीं बनेंगे, हम जब तक लोगों की बातें सुनना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बहरा बनना पड़ेगा। हमें घर वालों की बातों को भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो हमें कितना ही ह्यूमिलिएट करें। उससे हताश नहीं होना है। आपके लिए ये चीजें मोटिवेशन का काम करना चाहिए, तब तो जीवन में कुछ पढ़ने का मजा है। अगर आपको लगता है कि आप एक साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। आपको अगर ये लगता है कि आप एक साथ कर सकते हैं तो नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं, याद करिए आप वो पहला दिन जब हमने इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया था, और याद करिए आज वो 15वां दिन, आज चौथी क्लास नहीं बोला, आज वो 15वां दिन, 15 है ज्यादा है मुझे नहीं पता, यूं ही बोल रहा हूं। आज वो 15वां दिन, कुछ तो याद है, कुछ तो याद, मैं ज्यादा नहीं कहता, कुछ तो याद है। 15 दिन बाद कुछ और याद होगा। इसका मतलब हम याद तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा, समय लगेगा। असफलता देरी से मिल सकती है, मिलेगी जरूर, देरी से मिल सकती है, किसी को जल्दी मिल सकती है, मिलेगी जरूर। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप असफल हुए, आपकी मेहनत में कमी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई आपके बारे में कितना ही कुछ भी कहे, आपको कान बंद रखना है। अपने को किसी को जवाब नहीं देना है कि अपन क्या है, अपन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अपन तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है तो फतेह सागर घूमता है, हाँ घूमता हूं, अगली बार आना तेरे साथ भी घूम लूंगा, बात खत्म। हम क्यों दे उसको जवाब, हम क्यों दे उसको जवाब? उसको जवाब देना है, ऐसे अगर आपकी नौकरी लगती है तो दे उसको जवाब, है या नहीं? इसीलिए जहां जरूरी नहीं हो वहां नहीं बोलना, खुद को मौन रखना आना चाहिए, ठीक है? हमेशा वैसे मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था, विलियम शेक्सपियर का है, क्या लाइन लिखा था, पैसा आपके पास जितना दिखता है उससे ज्यादा होना चाहिए। पैसा जितना आपके पास दिखता है, लोगों को लगता है ना कि यार अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, 2, 5, 10 लाख तो बैंक अकाउंट में होने चाहिए, इसका मतलब आपके पास 50 लाख होने चाहिए। तो धन जितना दिखना चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए, और व्यक्ति में जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ही उसको कम बोलना चाहिए। जिस व्यक्ति में जितना ज्ञान होता है वो उतना कम बोलता है, हमेशा ध्यान रखना।
बहुत गहरी बात है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर छोटी छोटी बात पर बहस करते हैं, नहीं इसका मतलब उनको पूरा नॉलेज नहीं, वो चाहते हैं बहस करना, वो अपनी गलत बात को सही सिद्ध करना चाहते हैं, हमको नहीं करना है। कोई कहे तेरी भैंस बीमार है तो हाँ बीमार है, हाँ भाई बीमार है, क्या है, बस हो गई बात खत्म, अपने को बात करनी नहीं उसके बारे में। इसीलिए दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना, बहरे हो जाओ, कान बंद कर लो और पढ़ाई पर लगो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बढ़िया तरीका है सफलता प्राप्त करने का। और उससे बढ़िया तरीका है कि कॉपी बंद करो एक बार। तो मैं पूछ लूं 2 प्रश्न आपसे, हैं? चलो चलो बंद करो। अरे अभी पढ़ लोगे तो मैं थोड़ा आगे का पूछ लूंगा, मुझे तो याद है ना थोड़ा सा, हैं? चलिए सुनिए जो मैं पूछना चाह रहा हूं ना। हमने पढ़ा है होम रूल आंदोलन। फोन बंद कर दीजिए शिवानी जी। इज देयर समथिंग इंपॉर्टेंट यू वांट टू डिस्कस? नथिंग। चलिए चलिए अब बताइए, होम रूल आंदोलन, तिलक साहब जेल से कब छूटे? 16 जून 1914। 16 जून 1914 को तिलक साहब जेल से छूट गए। अर्पित, हर्षत, निकालो ना यार इसको बाहर। क्या हो रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, एक बार लाइट बंद करिएगा उधर से थोड़ी सी। हाँ मोहन, इसका नाम मोहन है। इसका मतलब यह नहीं तुम साथ में करमचंद गांधी बोल जाओ, है ना? चला गया क्या? चलो चला जाएगा, कोई बैठे रहने दो, बेचारा कहीं से थक कर आया है, बेचारा मेहनत कर रहा है, इधर से चला जाएगा। अपने इधर देखो। तो पहले बताओ होम रूल आंदोलन के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। 2 जगह होम रूल आंदोलन चले, एक तिलक साहब का और एक एनी बेसेंट का। तिलक साहब का होम रूल जो है वो चला कब, तारीख कब है? 28 अप्रैल 1916। कहां पर? पूना महाराष्ट्र में। ठीक है, छोड़ दो ना यार उसको बेचारे को, क्या देख रहे हो? अब आज इधर नहीं देख रहे हो, आज उधर देख रहे हो, हैं? इधर मैंने बोल दिया कि नहीं देखना है तो इधर नहीं देख रहे हो आज। चला गया मोहन, आखिर मोहन को सफलता मिल गई है। चलो अब सुनो इधर, अध्यक्ष कौन थे तिलक साहब के होम रूल के? जोसेफ बैप्टिस्टा। सचिव कौन थे? एनसी केलकर। सदस्य कितने? कौन कौन? खापर्डे, मुंजे, करंदीकर। कौन कौन है? खापर्डे, मुंजे, करंदीकर। महाराष्ट्र के कौन से एरिया में लागू नहीं होता है? बाकी मान लेना आप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार वाला, मध्य प्रांत वाला एरिया ना। चलिए फिर आ जाइए एनी बेसेंट। तारीख 3 सितंबर 1916। अध्यक्ष कहां पर चला? आरडीआर मद्रास। अच्छा, महासचिव रामास्वामी अय्यर हैं, रामास्वामी अय्यर। अच्छा, सदस्यों की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, 3 ही बताएं। तेज बहादुर सप्रू। इनके 2 समाचार पत्र हैं, कौन से? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, चले आगे, यहीं तक पढ़ा। चलो कॉपी खोल लो। मेरे हिसाब से गांधी जी के बारे में ये बातें तो हर कोई व्यक्ति जानता है। जन्म और मृत्यु, पुत्र, उपाधियां, है कि नहीं? अच्छा बताओ जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है। मृत्यु 30 जनवरी 1900। कितने लोगों के द्वारा? उसमें एक तो आप लोग जानते हैं, कौन है? नाथूराम गोडसे। और एक आपको ध्यान रखना, नारायण आप्टे।
नारायण आप्टे, याद रखना, नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। अच्छा सुनो, आप लोगों ने एक फिल्म देखी क्या? मैंने पहले भी बताया होगा, गांधी वर्सेस गोडसे। नहीं देखी? किसने देखी हाथ खड़ा करो। मैंने पहले बताया था गांधी वर्सेस गोडसे। जिनको समय मिले एक बार ये फिल्म देखना, जिनको समय मिले ये फिल्म जरूर देखना, गांधी वर्सेस गोडसे, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि यार जो व्यक्ति गांधी जी का इतना भक्त हुआ करता था, यकायक क्या हुआ कि उसने गांधी जी की हत्या कर दी, गोली मार दी। पूरी बात विचारों में मतभेद के ऊपर है कि विचारों में, अरे खानू क्या लिख रहा है यार, आप भी ऐसे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। खानू नहीं लिखना होता है ना ऐसे। चलो, तो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन्होंने हत्या कर दी, है ना। उसमें से गोडसे ने क्यों हत्या की, उसके बारे में आपको जब ये फिल्म देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पूरी बात विचारों में मतभेद है। क्या है? अभी मैं आपको इस फिल्म का ट्रेलर दिखाऊंगा जो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, अब सुनो इधर। पुत्र कितने हैं इनके? 4। 2 लाल 2 दास, 2 लाल और 2 दास, 2 लाल 2 दास। कौन कौन? मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। तो 2 लाल और 2 दास याद रख लेना। कितने लाल? हाँ देवदास, क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हारे? 2 लाल और 2 दास। मणिलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास, तो 2 लाल और 2 दास हो गए। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, एक व्यक्ति है राजस्थान के जिनका नाम है जमनालाल बजाज। ये जमनालाल बजाज स्वयं को क्या मानते थे? गांधी जी के कौन से पुत्र? 5वें पुत्र। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन मानते थे? जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र मानते थे खुद को। पर मुझे जहां तक याद है और मैंने जहां तक चीजें पढ़ी, गांधी जी राजस्थान आए नहीं कभी। अब स्थिति क्या है ये तो भगवान ही जानता है, ये तो भगवान ही जानता है। ये वैचारिक गुणों की वजह से कहते हैं, याद रख लेना। इसका मतलब है नहीं तुम बायोलॉजिकल समझ लो, ऐसा मामला नहीं है भाई, ठीक है। तो गांधी जी के 5वें पुत्र क्यों? चारित्रिक गुणों की वजह से। ये एक्चुअली गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते थे, इसलिए कहते हैं मैं 5वां बेटा हूं, है ना, ध्यान रख लेना। तो 2 लाल 2 दास 1 बजाज, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो कितने हो गए टोटल? 5। फिर आती है बात किसकी? उपाधियों की। उपाधियों में आप जानते हैं क्या है जो किसके द्वारा दी गई? रविंद्रनाथ। फिर आती है क्या? बापू, जो किसके द्वारा? जवाहरलाल। फिर आती है क्या? राष्ट्रपिता, किसने दी? सुभाष चंद्र। अच्छा राष्ट्रपति है क्या? अजी पति नहीं, पति तो कस्तूरबा के ही थे ये तो, ठीक है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। 3 बातें तो ये हो गई, ठीक है। एक ध्यान रखना, केसर ए हिंद, नाम सुना? केसर ए हिंद। और ये किसने दी? अंग्रेजों ने दी। पहले अंग्रेजों के गांधी जी बहुत फेवरेट हुआ करते थे, गांधी जी अंग्रेजों के बहुत ही फेवरेट आदमी हुआ करते थे। बाद में पता चला कि तो दिखता ही 1.5 फसली भाई आदमी डाकी है, फिर अंग्रेजों ने बाइकआउट कर दिया। बात करेंगे आगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, किसके बारे में? इनकी उपाधियों के बारे में। मेरे हिसाब से माता और पिता आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। या कोई ऐसा जो ना ना बिना माता पिता के गांधी कैसे? हमको तो माता पिता लिखाओ है। तो माता पिता तो देख लो पहले। पिता तो आप सभी लोग जानते ही हैं, पिता का नाम क्या है? अरे करमचंद।
माता का नाम पुतली बाई, पुतली बाई, और पत्नी कस्तूरबा, कस्तूरबा। ऐसा कहते हैं गांधी जी का जब ब्याह हुआ, कस्तूरबा 14 साल की थी, गांधी जी 13 साल के थे। हाँ, गांधी जी को लगा कि यार अनुभवी हो तो ज्यादा ठीक है भाई, बड़ों का अगर सानिध्य प्राप्त होता है तो ज्यादा बढ़िया है जी, है कि नहीं। इसीलिए गांधी जी ने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं ब्याह के लिए। तो 13 वर्ष के गांधी ने 14 वर्ष की कस्तूरबा से विवाह किया, याद रख लेना, ठीक है। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा सिनेरियो हो गया, एक बहुत ही बेसिक सा बात होगी जिसके बारे में हमने खूब सारी बार पढ़ा है या खूब सारी बार हमने देखा है। और इनमें से मेरे हिसाब से आजकल प्रश्न नहीं आता, और कभी कभार कोई भूलिए भटके इनमें से प्रश्न दे दे, अरे वही है, आपटे को पकड़ ले कोई तो बात लगे। बाकी तो आप सारी नाम या सारी बातें जानते हो ऑलरेडी, ये लिखवाना है, इसमें और कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ना। अब पहले पूरी बात को सुनना और समझना, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। पूरी बात को सुनना और समझना, हम आगे चलेंगे। सुनो पहले, महात्मा गांधी की शिक्षा भारत में पूरी हो गई 1887 में। 1887 में महात्मा गांधी का एजुकेशन जो है वो पूरा हो गया भारत में। अब महात्मा गांधी को वकालत की पढ़ाई करनी थी। किसकी पढ़ाई करनी थी? वकालत की पढ़ाई करनी थी, लॉ पढ़ना था। और लॉ पढ़ने के लिए इनको बाहर जाना था, तो लॉ पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड गए। कहां गए? इंग्लैंड गए। सोच लो, 1887 में कोई आदमी इंग्लैंड पढ़ने जा रहा है, हमसे आज नहीं जाया जाए। सुनो तो सही, हमसे आज नहीं जाया जाए पढ़ने इंग्लैंड। अरे इंग्लैंड छोड़ दो, हमको दिल्ली नहीं पढ़ने जाया जाए आज, है कि नहीं? सही बात है। जो सोचो, आज के 150 साल पहले कोई आदमी इंग्लैंड जा रहा है पढ़ने के लिए, इसका मतलब गरीब तो नहीं था, आदमी के परिवार के पास पैसा तो खूब था, है ना। और मैंने इसीलिए कहा, जितने भी आंदोलन किए ना, सब पैसे वाले लोगों ने किए। अरे भूखे लोगों को तो रोटी चाहिए, पहले आंदोलन क्या करेंगे? इसीलिए आंदोलन में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, उन सारों का पेट भरा हुआ था, सारे लोगों का पेट भरा हुआ था। इसीलिए आंदोलन में बातें सूझ रही थी उनको। याद रखना, आम व्यक्ति बहुत बाद में जुड़ा है, पहले वो लोग जुड़े जिनके पास पैसा था, जिनको कमाने की जरूरत नहीं थी। तो 1887 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहां जाते हैं? और 4 साल रहते हैं वहां पर। कितने? 4 साल। हमें घर वाले 1 साल उदयपुर नहीं रख सकते आज, है कि नहीं? हाँ, तो 4 साल ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से पढ़कर आए, वकालत करके आए, बैरिस्टर बन गए, बैरिस्टर बाबू आए। और आकर बॉम्बे में अपनी दुकानदारी स्टार्ट की। वकालत जो है वो अपनी कहां से स्टार्ट की? बॉम्बे से इन्होंने अपनी वकालत स्टार्ट की। बॉम्बे से इन्होंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया 1891 में। लेकिन महात्मा गांधी के साथ एक्चुअली दिक्कत कुछ और थी। महात्मा गांधी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था एक। हाँ, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है सभी ने? कल विराट कोहली ने शतकों की बराबरी कर ली, 49। हाँ, बुरा तब हो जाए इंडिया के साथ कि अभी तक एक ही मैच नहीं आ रही और सेमीफाइनल में हार जाए। मैं कह रहा हूं, मैं बुरा तो तब हो जाए। सही बात है कि नहीं? इसीलिए मैं कह रहा था कि भूत प्रेत का साया उतर जाए, मैं तो सूचना भेजी कि एक मैच हार जाओ, तो बाद में नहीं हारेंगे अपन। हाँ, नीदरलैंड से नहीं यार, नीदरलैंड है, हाँ, एक बार हार जाते ना तो ये साया भूत प्रेत का जो खत्म हो जाता। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे सारी बात जो गणित में समझ पा रहा हूं, सेमीफाइनल हमारा अफ्रीका से होगा और अफ्रीका कूटेगी इस बार, गारंटी। वो बहुमत दिखता ही छोटा है। मैं तो आज तक नहीं समझा उस 1.5 फुट बहुमा को टीम में रख क्यों रखा है यार? कुछ कर तो रहा ही नहीं है। एक्चुअली अफ्रीका में नियम है, 5 खिलाड़ी काले खिलाना कंपलसरी है, नियम है। रंग भेद है ना, तो भाई बराबर कैसे?
तो काले खिलाओ, इसीलिए चल रहा बहुमा, नहीं तो बहुमा बंद था, कोई दूसरा आता, लेकिन काले हैं ही कहाँ। बाकी देखो ना, रबाडा है एक, है ना, एक भारतीय मूल का वो है महाराज है, एक अपने ये वो लुंगी, क्या नाम है, लुंगी डांस, एक वो है, एक अपने ये है बहुमा, और कौन है एक डिक, एक और कोई है, एक और समझ लेना जी, आपसी समझ, पूछ लेना तुम फोन करके ये कौन है तुम्हारा, है ना, वो देख लेना तुम्हारा। चलो अब सुनो, एक्चुअली गांधी जी के साथ क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था एक। जैसे सचिन तेंदुलकर को कभी आपने स्पीच देते हुए सुना? कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़े करो। सचिन तेंदुलकर की स्पीच कभी सुनी हो तो हाथ खड़ा करो यूं जोर से, बस एक दो। आज सुनना, थोड़ी सी आवाज सचिन तेंदुलकर की महिलाओं जैसी है, पतली आवाज है पतली आवाज। गांधी जी की उससे भी पतली थी आवाज। हाँ, इसलिए गांधी जी बोलते कुछ और लोग देखते कौन बोली ऐसे, तो दिक्कत यहां हो जाते हैं, तो लोगों को पता दिक्कत यहां हो जाती है। गांधी जी को भी लगता है कि यार गलत ही वकालत कर ली रे, बोलने नहीं देते, बोलते हैं फिर ये देखते हैं ऐसे ऐसे यूं करके देखते हैं और अलग से बैठे। तो गांधी जी ने वकालत स्टार्ट तो की बॉम्बे से, लेकिन दुकानदारी बहुत ज्यादा चली नहीं। दुकानदारी नहीं चली तो गांधी जी को लगा कि यार क्या किया जाए, तो गांधी जी ने वकालत छोड़ दी और स्कूल में पढ़ाने लग गए। तो स्कूल में पढ़ाए तो जिंगर कैसे होते हैं, तो जिंगर कैसे होते हैं, तो जिंगर तो मास्टर की टांग खींचने वाले होते हैं, स्कूलों में तो ऐसे ही होते हैं, है ना। और उस समय की बात है, आप सोचो जब कभी अपने से भी पहले गांव में पढ़ने वाला मास्टर, मतलब पढ़ाने वाला मास्टर साइकिल लेकर आता था और कोई खुरापाती आदमी हवा निकाल देता था, है कि नहीं, मास्टर के मजे ले लिया करता था, सही बात है ना। ऐसे तो ये जैसे भी वहां अटेंडेंस लेते गांधी जी और छोरे लेते, छोरे कहते हैं यस मैडम, तो दिक्कत हो जाती। फिर गांधी जी को लगा यार यहां पर भी अपनी दुकानदारी चलेगी नहीं, क्या करें। तो गांधी जी ने बिल्डिंग का और इनका कॉन्ट्रैक्ट लेना स्टार्ट कर दिया। हाँ, बिल्डिंग ये मकान बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर, ये कॉन्ट्रैक्टर बन गए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में भी इनको कुछ खासा मजा नहीं आया, तो गांधी जी दुकानदारी बंद कर कुरा के और आराम से घूम रहे थे। मैं थोड़ा सा इधर उधर जो है, मैं थोड़ा सा भारत भ्रमण कर लूं। तो अब गांधी जी को लगाया कि यार ऐसे दुकानदारी अपनी चलेगी नहीं, शांति चाहिए, तो एक काम करते थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। तो गांधी जी आराम से टपरी काट रहे थे, मजे में थे। इसी दौरान एक घटना घटित होती है अफ्रीका में। इसी दौरान कहां पर? अफ्रीका में। अफ्रीका में एक कंपनी थी जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। क्या नाम है? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। कहां पर है? अफ्रीका में एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। इस कंपनी के जो मालिक थे, कभी वो कुछ 5-7 पीढ़ी पहले गुजरात से ही गए थे। कहां से गए थे? गुजरात से। यानी इसके मालिक जो हैं वो कहां से गए, और आज 5-7 पीढ़ी हो गई, तो ये 5-7 पीढ़ी से कहां पर रह रहे हैं? अफ्रीका में रह रहे हैं। कंपनी वहां काम कर रही थी, तो 5-6 पीढ़ी के बाद वहां पर उस कंपनी में भाइयों के बीच कंपनी के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। अब 5-6 पीढ़ियां हो गई, व्यापार चल रहा है, तो भाई बंटवारा तो करना होता है जी, हैं। तो बंटवारे को लेकर विवाद हो गया कि भाई हमें हिस्सेदारी दो। अब हिस्सेदारी नहीं दी तो केस जो है कोर्ट में चला गया। कहां चला गया? कौन से कोर्ट? अफ्रीका। अब अफ्रीका कोर्ट में केस गया, तो कहा कि लाओ सारे डॉक्यूमेंट लाओ। मैडम जी फोन को बंद कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, है ना, मेरा निवेदन है आपसे, ठीक है। चलो, तो अफ्रीका में जब कोर्ट में केस गया तो मंगाए कि लाओ कागज लाओ। तो कागज तो शुरू में तो गुजरात से गए थे, तो सारे कागज किस भाषा में थे? गुजराती।
और बाद में धीरे धीरे अफ्रीका में सेटल हो गए तो आधे कागज किस में बना दिए? किस में बना दिए? अंग्रेजी। अब दिक्कत है, अफ्रीका में केस लड़े तो उनको अंग्रेजी आए, गुजराती नहीं आए। भारत से किसी आदमी को ले जाए तो उसको गुजराती आए, अंग्रेजी नहीं आए। ढंग का आदमी कोई है ही नहीं, और इनको चाहिए था कोई बढ़िया वकील। और इस समय गांधी जी ठाले ही घूम रहे थे, काम कोई था ही नहीं, क्योंकि इधर दुकानदारी चल नहीं रही थी। ये अफ्रीका से आए भारत, वर्ष है 1893, और टपरी काटते हुए कितने साल हो गए? 2 साल। गांधी जी से आकर मिले, इनको लगा कि यार डोगरा ठीक है, अब आवाज कैसी भी है चला लेंगे काम। डोगरे को अंग्रेजी भी आती है, डोगरे को गुजराती भी आती है, और भी 2-4 भाषाएं आती है, तो बढ़िया आदमी, अपने को ऐसा ही आदमी चाहिए। तो 1893 में पूछा भाई गांधी जी का अफ्रीका चलना है? तो गांधी जी ने कहा यार कस्तूरबा से पूछ लूं एक बार, डोगरी क्या कहती है। फिर उसके बाद कस्तूरबा के पास गया और बोला कि भाई पहली बार कोई मौका मिला, बढ़िया पैसा दे रहे हैं, यहाँ दुकानदारी चल नहीं रही है, एक बार तो आधा पैसा तो वो भी दे देंगे, बाद में मैं आऊँगा जो तेरे को भी साथ ले जाऊँगा। तो कस्तूरबा ने कहा ठीक है, ले चलना साथ। लेकिन गांधी जी जैसे ही जाने लगे, कस्तूरबा को लगा यार डोगरा भरोसे के लायक नहीं है। कस्तूरबा ने कहा मैं भी चलूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। तो बापू ने कहा अरे रुक, पहले मुझे एक बार जाकर जगह वगैरह देखने दे, सब कमरा किराए लेंगे फिर रहेंगे वहाँ। हाँ वहाँ जाके कहाँ रहेंगे, वहाँ कोई जानता ही नहीं, अपन रह लेंगे जी साथ, चलो चलो। गांधी जी और कस्तूरबा रवाना हुए, जहाज में बैठे पहुंचे वहाँ पहुंचे। और वहाँ पहुंचते ही गांधी जी ये बात जानते थे कि अगर कोर्ट में ये केस चलेगा तो वहाँ तो अपनी फिर कोई नारेबाजी करेगा, फिर कोई अपनी मजाक बनाएगा आवाज को लेकर, तो क्यों ना बाहर ही सेटिंग करवा लें, कोर्ट के बाहर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करवा लेते हैं। आउट ऑफ द कोर्ट भी तो सेटलमेंट होते हैं, तो भाइयों के बीच विवाद है तो यही से सुलटा देते हैं। भाइयों को बिठाया, यार कहा तेरे को क्या चाहिए, ऐ चाहिए, तू ये ले ले, तू ये ले ले करके मामला सेट करा दिया। सेटिंग कराने में एक्सपर्ट पढ़ा करते थे गांधी जी। अभी धीरे धीरे मैं आगे पढ़ूंगा, आप समझ जाओगे। हर जगह जहां भी दिक्कत होती थी गांधी जी सेट कर देते थे मामला तुरंत, कहीं पर भी कोई भी आंदोलन हो तो गांधी जी ने बाहर ही मामला सेट कर दिया। गांधी जी ने कस्तूरबा को कहा तू रुक कंपनी वालों के साथ, मैं थोड़ा सा और छोटा मोटा काम है जो ये देखे हूँ, फिर उसके बाद अपन यहाँ से चलेंगे। आ ही गए तो 2-1 दिन काम देख लूँ, फिर चलेंगे वापस, अपने तो भारत चलना है भाई, पैसा वैसा हो गया, काम सेटलमेंट सब, तो चलो। तो गांधी जी यहाँ से रवाना हुए 1893 में, पूरी बात समझना, और एक रेलवे स्टेशन पर गए। कहाँ गए? एक रेलवे स्टेशन पर गए। रेलवे स्टेशन पर गए और वहां जाके टिकट मांगा। टिकट खिड़की होती है हर जगह, कहा कि लाओ फर्स्ट क्लास टिकट लाओ। तो उस टिकट जो देने वाला था उसने देखा यार फर्स्ट क्लास टिकट, और काले आदमी, गांधी जी काले थे, हाँ काले आदमी फर्स्ट क्लास टिकट मांग रहा है। उसने टिकट नहीं है, टिकट ही नहीं है। तो गांधी जी थोड़ा इगोस्टिक आदमी थे। गांधी जी ने कहा डू यू नो हु एम आई एम मोहनदास करमचंद गांधी। तो उस टिकट खिड़की वाले को लगा अच्छा काले आदमी है, इसको अंग्रेजी भी आती है कि नहीं, तो उसको लगा यार इसका मतलब पढ़ा लिखा आदमी। फिर गांधी जी ने कहा कि आपके यूजर मैन्युअल में मुझे बताइए कि ये कहाँ लिखा है, आपकी रूल बुक में ये कहाँ लिखा है कि आप मुझे टिकट नहीं देंगे। तो टिकट कलेक्टर को, वो जो टिकट देने वाला उसका दिमाग और खराब हुआ। उसने कहा यार आदमी जोरदार है यार, कालिया है, अंग्रेजी जानता है और कानून भी जानता है, टिकट देना चाहिए। अरे वाह दे दो टिकट, खुद से समझ जाएगा। ला तो फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया, किसको? गांधी जी को। गांधी जी बात नहीं समझे, गांधी जी ने ले लिया फर्स्ट क्लास का टिकट। ट्रेन आई, जैसे ट्रेन रुकी गांधी जी एकदम फर्स्ट क्लास टिकट में घुसे। जैसे घुसे गांधी जी तो एकदम शौक, हंसों के मध्य कौवा। सारे तो गोरे, फर्स्ट क्लास में तो गोरे बैठते थे। गांधी जी जाए, गांधी चुपचाप ऐसे यूं आके और पास में एक जगह आके यूं खड़े हो गए चुपचाप। गांधी जी कुछ नहीं बोले, बोले क्या सारे अंग्रेज। और वो सारे यूं देखे जैसे कि आदमी ने कोई मर्डर कर दिया हो। यहां कैसे, इस डिब्बे में कैसे, ऐसे देख रहे यूं घूर के। एक लई भला आदमी था अंग्रेज, उसने कहा आ जाओ भाई साहब मेरे पास बैठो,
आओ यहाँ बैठो। तो गांधी जी को पास बिठाया, लेकिन बेचारे उस भले अंग्रेज का स्टेशन जो है वो पहले आ गया था, तो बेचारा वो तो उतर गया, गांधी जी पड़ गए, रजिया गुंडों में फंस गई, गांधी जी अंग्रेजों में फंस गए। गांधी जी, वो अंग्रेज धीरे 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 गांधी जी को घूरने लगे। गांधी जी भी समझ गए कि यार बापू आज फंस गया, आज कांड हो जाएगा कुछ ना कुछ। वो आए और पूछा यहाँ कैसे, तो अगले स्टेशन उतर जाऊंगा। गांधी जी ने कहा बस अगले स्टेशन उतर जाऊंगा, जो भी आएगा वहीं उतर जाऊंगा, तुम बस अगला स्टेशन आने दो। नहीं नहीं, बैठे और बैठे कैसे, लिखा हुआ था वहां, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कुत्ते और भारतीय लोगों को फर्स्ट क्लास में आने की अनुमति नहीं है। गांधी को लगा यार गलती कर दी रे आके, एक बार तो छोड़ दो हत्यारों, अगली बार नहीं बैठूंगा। पकड़ा गांधी जी को और चलती ट्रेन से बाहर धम। जिस जगह गांधी जी को फेंका था वो जगह थी मॉरिसबर्ग। क्या नाम है? मॉरिसबर्ग। जिस जगह गांधी जी को चलती ट्रेन से फेंका, उस दिन गांधी जी के हाथ के नहीं लगी, ना पैर पे नहीं लगी, उस दिन गांधी जी के दिल पे लगी वो बात। डोगरे का ईगो हर्ट हो गया। डोगरे ने कहा अब तो आर या पार की लड़ाई। उसने कहा अब तो यहीं रहना है, जब तक रंग भेद की नीति को खत्म नहीं कर देते तब तक जब भारत नहीं जाऊंगा दोबारा। इसीलिए आधुनिक इतिहासकार कहते हैं भारत ने गांधी को सिर्फ जन्म दिया, गांधी को गांधी बनाने में अफ्रीका का बहुत बड़ा योगदान है। अफ्रीका नहीं होता तो गांधी गांधी नहीं होता। इसीलिए नेल्सन मंडेला कहता है, आपने अगर नेल्सन मंडेला की स्पीच सुनी हो, है ना, ब्लैक मैन साउथ अफ्रीका में, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, है ना, वो कहते हैं कि इंडिया ने सिर्फ मोहनदास को जन्म दिया है, अफ्रीका ने मोहनदास को गांधी बनाया है। और वो घटना जो है गांधी जी को दिल को छू गई, और उसी दिन से गांधी जी ने ठान लिया कि अब तो करो या मरो की स्थिति, भारत यहीं रहना है, इन्हीं की छाती पर मूंग दड़ना है, लेकिन रंग भेद की नीति का विरोध करना है। और फिर जो गांधी जी ने धुआंधार पारी खेली 1893 के बाद 1915 तक गांधी जी अफ्रीका रहे। कितने सालों तक? 1915 तक। 22 साल भारत में रहे, 1893 से 1915 तक 22 साल, माफ करें, अफ्रीका में रहे 22 साल, और रंग भेद की नीति का विरोध किया और रंग भेद को समाप्त किया, और तब जाकर वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए। अब इसके बीच की खूब सारी घटनाएं अलग अलग, जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जिनके बारे में हमको ध्यान रखना है। चलें आगे, लेकिन उससे पहले हम 1893 तक की सारी बातें लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है ये सारी बातें? तो एक बार इसको स्टेप टू स्टेप लिख लीजिएगा आप, जैसा आपको व्यवस्थित लगता है। हाँ, निकाला ना? कहाँ? अफ्रीका में? तो इंडिया तो आए ही नहीं जी अभी। इंडिया तो 1915 में आएंगे ना, तो आएंगे तब निकालेंगे जब, भी तो अफ्रीका है गांधी जी। ठीक है, मैं जब यहां ले आऊंगा गांधी जी को, तब समाचार पत्र बता दूंगा आपका। क्या चाहिए आपको? कौन सा चाहिए? राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, क्या चाहिए आपको? बोलो, कुछ पूछना है? एकदम तरीके से लिखना। यहीं से मिस कॉल करते हो क्या? हाँ जी, क्या हाल है हितेश? बढ़िया। पीछे लिख रहे हो?
लिख लिया? कब लिखा? पहले ही? अभी लिखा? ठीक है। पुनीत, काम चल रहा है? क्या हुआ बोलो? अच्छा, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। अच्छा अच्छा, दो लाल दो दास अरे नाम लिखना, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। अच्छा, मैंने नाम नहीं लिखा है ना? हाँ देव, कोई दिक्कत है क्या? अपना देवदास नहीं है जो पारों की याद में बेचैन बैठा है? नहीं। मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। और ये तो आप जानते ही हो, जमनालाल बजाज। बस तो ध्यान रख लेना। अड्डू, हाँ जी, अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो? हाँ, क्या हो गया? बिना काम के कोई नहीं जाता है, काम ही होता है। अब वो एक अलग बात है कि ये काम कौन सा है। उतार लिया? चलो, यहां तक की सारी बातें उतार ली क्या? आगे चलें? ये पत्नी और माता और पिता सब उतार लिए? चलो, उपाधियां भी उतार ली चारों? ठीक है, चलो अब लिखो आगे लाइन ड्रॉप करके। पहले ईयर वाइज लिखेंगे चीजें, है ना? पहले ईयर वाइज लिखेंगे चीजें, ठीक है? लिखिए 1887, 1887, 1887, 1887 लिखिए अंशुमान। 1887, 1887, 1887 लिखिए। कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। हाँ जी, अपने क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका? मुकेश? दिनेश, दिनेश, दिनेश कुमार, मीणा। हाँ, चलो चलें आगे। कानून पढ़ने के लिए कहाँ गए, इतना ही जानना जरूरी है। लाइन ड्रॉप करें, लिखिए 1891, 1891 लिखिए। इंग्लैंड से भारत लौटे, इंग्लैंड से भारत लौटे, इंग्लैंड से भारत लौटे तथा बॉम्बे में या बॉम्बे से, इंग्लैंड से भारत लौटे तथा बॉम्बे से वकालत प्रारंभ की। बॉम्बे को अंडरलाइन करना, खूब सारी बार पूछ लिया जाता है। कहाँ से उन्होंने पढ़ना वकालत करना स्टार्ट किया? बॉम्बे से वकालत करना स्टार्ट किया। ठीक है, चलें लाइन ड्रॉप करें, फिर लिखे 1893, 1893, 1893,
लिखिए, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने हेतु, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने हेतु कहां गए? अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए कहां गए? अफ्रीका गए। ठीक है, यहीं तक की बात हो गई। अब सुनो, अब अफ्रीका, ये याद रखना यार, अफ्रीका में तो गए। ये लिखो, स्टार बनाकर नोट डालकर लिखो, ये स्टार बना दो या नोट डालो, बड़ा सा फूलड़ा बना दो एक, है ना। लिखो उधर नोट। मॉरिसबर्ग की घटना ने, लिखा है आगे, मॉरिसबर्ग की घटना ने, त आधा स आधा, मॉरिसबर्ग की घटना ने गांधी जी को प्रभावित किया। अब क्या है जो तुमको पता है, ध्यान रख लेना। चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, हाथ छिल गया, दिल दुख गया। ठीक है, मॉरिसबर्ग की घटना ने गांधी जी को प्रभावित किया। मॉरिसबर्ग की घटना ने गांधी जी को प्रभावित किया। ठीक है, घटना कौन सी है? मॉरिसबर्ग की घटना है, जिसने किसको प्रभावित किया? गांधी जी को प्रभावित किया। चलें आगे, याद रह जाएगा। चलो, तो मॉरिसबर्ग की घटना ने गांधी जी को क्या किया? प्रभावित किया। ये कुछ मोटे मोटे अपन ने ईयर देखे हैं, लगभग 3, 1887, 1891 और 1893। जन्म और मृत्यु वाली बातें हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अब सुनिए, तो मॉरिसबर्ग की घटना ने गांधी जी को प्रभावित किया। अतः, हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? चलो, अतः गांधी जी ने रंगभेद की नीति का विरोध किया। अतः गांधी जी ने रंगभेद की नीति का विरोध किया। रंगभेद की नीति का विरोध किया। गांधी जी ने रंगभेद की नीति का विरोध किया। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब समय हो गया है एक छोटा सा वीडियो देखने का। ठीक है, फिर चलो, लाइट बंद करो। ये भी नहीं 1893 के बाद है। नहीं, इसका संबंध किसी वर्ष से नहीं है। आगे पीछे लिखवाने का मतलब ये नहीं उससे घटना है, ये तो इवेंट है, ये तो इवेंट है। ये वो गायब नहीं हो जाए। लोड यस करूं ना? यस, लोडिंग से अपना देखो मामला गया जितना भी है, फोटो आ जाएगा। ये देखो, अब ठीक, अब तुमको ठीक दिखेगा। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। गांधी जी का भारत भूमि पर सफल आगमन संघर्षों की पूरी प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया में अफ्रीका में भारतीय म्यूजिक ज्यादा है ना इसमें? शामिल है, क्योंकि गांधी एक दिन में नहीं बना जाता है,
गांधी बनने के लिए चाहिए त्याग, तप, साधना, संघर्ष और बलिदान। 1893 में 1 साल के अनुबंध पर कानून का अभ्यास करने अफ्रीका गए गांधी जी 7 समुंदर पार भारतीय राष्ट्रवाद की मुखर आवाज बन गए। प्रथम श्रेणी की ट्रेन में रंग भेद के शिकार हुए पूज्य बापू ने तय किया कि एक भारतीय के रूप में वो अपने हर संभव अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। व्यक्तिगत अपमान से शुरू हुई ये लड़ाई अफ्रीका में भारतीय अधिकारों की आवाज बन गई। 1894 में उन्होंने इसके लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1906 में ट्रांसवाल सरकार का एक अधिनियम गांधी जी और तमाम एशियाई लोगों की पहचान पर सवाल खड़े कर देता है। गांधी जी इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और इस तरह 11 सितंबर 1906 को अफ्रीका में गांधी जी के पहले सत्याग्रह का जन्म होता है। 10 जनवरी 1908 में गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटते ही गांधी जी विरोध स्वरूप अपने कागज जला देते हैं। पूरा एशियाई समुदाय गांधी जी के साथ खड़ा हो जाता है। 7 अक्टूबर को उन्हें फिर जेल की सजा होती है। अंत में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं और भारतीय समुदाय को एकजुट करते हैं। इंग्लैंड से वापस अफ्रीका लौटने के बाद 1914 में गांधी जी का संघर्ष रंग लाता है और न केवल भारतीयों की नागरिकता पूछने वाला अधिनियम वापस लिया गया, बल्कि सभी भारतीयों को जेल से छोड़ दिया गया। मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा और महात्मा से राष्ट्रपिता बनने की यात्रा अनगिनत संघर्षों, कठिनाइयों और जन सहयोग की बानगी है। 1994 में अफ्रीका ने गांधी जी को अपने राष्ट्रीय नायक के रूप में पहचान दी। स्वयं नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की लड़ाई में गांधी जी के योगदान को सराहा है। अभी तो गांधी जी का भारत भूमि पर विराट रूप बाकी था। जय हिंद। कांग्रेस अधिवेशन से शुरू हुई स्वराज की लहर 1916 चलो तो ठीक है, गांधी और कल देख लेंगे टेलर। चलो, लाइट नहीं आ रही है। चलो, गांधी और गोडसे हैं। आ रही है कि लाइट आ गई? अच्छा, अभी अब मैंने ही दिखाया, दिखता है फोटो। देखते हैं। एड वेड नहीं आया यार, बस क्योंकि वो एड और क्या करें? गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए उसे? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गोडसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। बाबूजी बच गए हैं। मैं गोडसे से मिलना चाहता हूँ। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। वह महान है, महात्मा है, पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। मैं
आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूँ। आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। कोई चाहे तो एक दिन में गॉड से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। लाइट आ गई, इंटरवल खत्म हो गया। देखना, अच्छा मूवी है, देखना, ठीक है। चलो, तो कहाँ तक देख लिया अपन ने? लिख लिया था मॉरिसबर्ग की घटना और रंगभेद की नीति। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।